आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पहले बात की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, जिसके बारे में हमने लगभग सारे प्रोविजन पढ़ लिए थे। ठीक है, आइए जरा, हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। कहां से बेटे? पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक बार छोटा सा रिकॉल AS1 का, एक बार छोटा सा रिकॉल AS1 का हमें करना है। और उसके बाद हमारा जो स्टडी मैट है बेटे, उसके क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पे क्लास में ही करेंगे। कंप्रीहेंसिव स्टडी ICAI स्टडी मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस अभी के अभी हो जाएंगे। आइए जरा फटाफट से एक बार रिकॉल करें। AS1 में हमने क्या बात की थी? सबसे पहले हमने बात की थी AS1 को की अंडरस्टैंडिंग की। बेटा वीडियो ऑन कर लो जल्दी से, और ध्यान रखना ये क्लासेस टोटल कंप्रीहेंसिव क्लास है। सब कुछ यही, इसी क्वेश्चन, इसी में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सब कुछ यही थी। लो जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग की। भाई पहले समझो ES कहना क्या चाहता है। ES1 कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ये किस बेसिस पे बनाए हैं, इस बात को, इन पॉलिसी को डिस्क्लोज करो। फिर हमने बात की थी क्या भाई, बैलेंस शीट में हमने पॉलिसी को समझना शुरू किया था। ठीक है ना। फिर बात हुई थी शुरू कि अकाउंटिंग पॉलिसी कहते किसे, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड टू अप्लाई सच प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। और किस चीज में ये अप्लाई हुए थे प्रिंसिपल? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमने बात की थी इसके आगे एग्जांपल्स की। एग्जांपल में हमने काफी सारी बातें की थी, मैं क्विकली बोल देता हूँ फटाफट। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज और नोट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल शुड बी रिटन ऑफ और नोट, ड्यूरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ। बेटा वीडियो ऑन रखें। आइए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसिव ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। आइए जी, ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करें या ना करें, करें तो कितना करें, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फीफो लिफो एवरेज वेटेड एवरेज कौन सा करें, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्रिएटर्स पे बनाए कि ना बनाए, वगैरह वगैरह। भाई प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? डिफाइंड सॉल्यूशन फॉर डिफाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, पहले से पता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका पहले से पता है कि क्या सॉल्यूशन है। एनीवेज, डिस्क्लोजर मतलब शो करना। तो सबसे पहले हमने बात क्या की? सबसे पहले हमने बात की अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते किसे, फिर इसके एग्जांपल्स हमने किए। फिर अगली बात आई थी बेटे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कहां पे दिखाएंगे? कह रहे कि एक ही जगह पे दिखाएंगे। और सिग्निफिकेंट पॉलिसी का डिस्क्लोजर मस्ट था, इनसिग्निफिकेंट का डिस्क्लोजर मस्ट नहीं था। अगली बात थी हमारी पॉलिसीज को सेलेक्ट करने के लिए दो प्रिंसिपल, दो मेथड हैं। क्या? नंबर एक प्राइमरी कंसिडरेशन, नंबर दो सेकेंडरी कंसिडरेशन। प्राइमरी था हमारा ट्रू और फेयर व्यू, सेकेंडरी था हमारा कौन सा बेटे? तीन, प्रूडेंस था, फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और फिर क्या था हमारा? मेटेरियलिटी। प्रूडेंस मतलब समझदारी, फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट या लॉस, है ना। हमने देखा था प्रॉफिट हो तो रियलाइजेशन बेसिस पर, और लॉस हो तो क्या? एस्टिमेशन बेसिस पर, एक्सपेक्टेड बेसिस पर। आइए जी, सब्सटेंस और फॉर्म मतलब कोई भी चीज हम अकाउंट में पॉलिसी बनाए तो इस तरह की बनाए कि रियलिटी निकल के आए। ट्रू एंड फेयर व्यू सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें ये भी सपोर्ट करता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, लीगलिटी की अपेक्षा रियलिटी। नेक्स्ट फिर अपना मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी मतलब छोटी छोटी बातों की पॉलिसी मत बनाना ना, कि चलना कैसे है, पैर कैसे रखना है, कैसे बैठना है, कैसे, ये बातें नहीं है, ये सब इरेलीवेंट है। सिग्निफिकेंट चीजों के लिए पॉलिसी बननी जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने बात की थी कि भाई अगर पॉलिसी चेंज करें तो कैसे करेंगे। भाई पॉलिसी चेंज करना मतलब मेथड का चेंज करना। पॉलिसी चेंज करना मतलब पहली बात तो प्रोस्पेक्टिवली होता है, दूसरी बात ये कब कब एक्सेप्टेबल है। सिर्फ तीन सिचुएशन है, सिर्फ तीन कारण से अगर पॉलिसी चेंज हुई तो हुई, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नहीं चौथा कारण एक्सेप्टेबल नहीं है। जरा सी भी ऑडियो खराब हो तुरंत मुझे बताना प्लीज, जरा सी भी ऑडियो खराब हो तुरंत बताना। मैंने देखा था पिछली क्लास में कुछ ऑडियो खराब थी। ठीक है, नेक्स्ट पहला कारण क्या था भाई? लो के लिए, फिर दूसरा कारण एएस के लिए, तीसरा कारण बेटर प्रेजेंटेशन, बस चौथा कोई कारण एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब चेंज करें पॉलिसी तो इन बातों के बारे में बताना जरूरी है। ओल्ड पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, रीजन क्या है चेंज करने का। भाई इन तीनों में से कोई एक रीजन रहा होगा, चौथा तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। इम्पैक्ट क्या है करंट ईयर पे और नेक्स्ट ईयर पे, ये बात भी यहाँ पर बतानी जरूरी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, ये तीनों अगर कंप्लाई हो रही है तो इनके बारे में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये कंप्लाई नहीं हो रही है तो इसमें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट मस्ट है। फिर हमने शुरू कर दी थी क्या बेटे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने, जिसमें पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस किए थे। आइए जरा एक छोटी सी प्रैक्टिस हमारी इसमें रह रही है, और वो है हमारी
ICAI लिखिए, हेडिंग डालिए फटाफट से, और इसके बाद में फिर हम चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे। ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको निपटाओ जल्दी से। प्रैक्टिस, हेडिंग डालना बेटे, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ICAI स्टडी मॉड्यूल। स्टडी मटेरियल। कुछ नहीं, बस टोटली तुम्हें क्लास में ही कराऊंगा, टोटली A to Z। आओ जी, सबसे पहला क्वेश्चन बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ICAI का स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये रहा जी आपके सामने स्क्रीन पे। बेटे पहले स्टडी मॉड्यूल को लेके आओ स्क्रीन पे अपने सामने। आप भी अपने स्टडी मॉड्यूल को खोल लो जल्दी से। ठीक है जी, स्टडी मॉड्यूल में आपको जो करना है, यहाँ पर क्या करना है जी, सबसे पहले आप AS1 को खोलो, और AS1 में बेटे हमारे क्या है, क्वेश्चंस दे रखे, इलस्ट्रेशंस खोलो जल्दी से। इलस्ट्रेशंस AS1 के अंदर ध्यान रखना, एक तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप ये समझ लो बताने के लिए है, पढ़ाने के लिए है कि भाई किस चीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें एग्जाम्पल नहीं, हमें क्या करने बेटे, इसमें तो दे रखे इलस्ट्रेशन। निकालो फटाफट से। सबसे पहले है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रशांत लिमिटेड। प्रशांत लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड। देखो बेटे क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हमें दे रखी है जी। आइए जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है जी इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड। अच्छा सर क्या दे रखा है जी उसमें? उसमें दे रखा है 31 मार्च 2002 का, 31 मार्च 2002 का हमें क्या दे रखा है बेटे, स्टॉक दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है। और कितनी अमाउंट की है बेटा, 1,63,000 की दे रखी है। 1,63,000 की दे रखी है। ये क्या है सर? बेटे ये हमें दे रखी है एज पर फीफो बेसिस। एज पर फीफो बेसिस हमें इन्वेंट्री की अमाउंट बता रखी है। मैं लिख लूं एक बार, यानी कि हमें 31 मार्च का हमें क्या बता रखा है बेटे, स्टॉक बता रखा है। और स्टॉक के बारे में हमें क्या पता है बताओ, हमें बता रखी है फीफो बेसिस से। बेटे कभी भी बेटे बच्चे को माइंड में हो सकता है डाउट आ जाए, क्या सर? बेटे हमें क्या बता रखी है, कोस्ट बता रखी है। सर आपको कैसे पता यहाँ पे कोई कोस्ट लिखी हुई है क्या? बेटे फीफो बेसिस से कभी एनआरवी आती है क्या? तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है फीफो बेसिस से 1,63,000 का है, 31 मार्च 2022 का स्टॉक। उसकी कॉस्ट है 1,63,000। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटे? एज पर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, हाँ पूछो जी, वरुण पूछो, दोस्त प्रिंस पूछो, क्या कह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा था, आपने ये बोला कि फीफो से एनआरवी नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, फीफो से सर इसका एनआरवी। क्या मतलब, सर क्यों नहीं आती? बेटे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मेथड है। नॉर्मली कभी 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 बात हुई है, कभी फीफो की एनआरवी अलग आती है, लीफो की एनआरवी अलग आती है, वेटेड एवरेज कभी एनआरवी नहीं होती। एनआरवी हमेशा किसकी होती है? गुड्स की होती है, जो गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है, कितने में वो बिक सकता है। फीफो मेथड, लीफो मेथड, ये सब किसके लिए निकले बेटा? सिर्फ कॉस्ट निकालने के लिए, कि हमारे जो गोडाउन में पड़ा हुआ है वो कितने रुपए की कॉस्ट का है। ये हम अपने यहाँ पर लगने वाले मेथड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। बिकने वाली बात एनआरवी होती है, वो मार्केट में कितने का बिकेगा उस हिसाब से आती है, उसमें कोई मेथड नहीं लगता। ओके फ्रेंड्स, ठीक है बेटे, बाकी बच्चे भी इस डाउट को ध्यान से सुने। इनका जो डाउट है वो बिल्कुल सही डाउट है कि सर एनआरबी के लिए फीफो और लीफो क्यों नहीं लगेगा? भाई एनआरबी तो किसी भी गुड्स को बेचने वाली बात, बेचने वाली डेट पे हम लोग बात कर रहे होंगे, तो उस डेट की बेचने के हिसाब से बात करेगा, है ना? तो उस पे कहीं भी
ऐसी कोई बात नहीं होगी कि भाई हम वहां पर एनआरवी डिसाइड करने के लिए बैठेंगे फीफो लिफो एवरेज वेट वगैरह पर, क्योंकि फीफो लीफो ये सब चीजें किस पे लगते हैं, हमारे अपने गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए। ओके, आइए जी। तो फीफो मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है बेटे, 1,63,000। चलिए जी, अब क्वेश्चन ने क्या कहा जी, क्वेश्चन ने कहा कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। कंपनी चाहती है जी क्या, कि इस वाले ईयर से हम ना फीफो से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट होना चाहते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर अमाउंट देखें 31 मार्च 2022 को कितने की आएगी जी, कह रहे वेटेड एवरेज से अमाउंट जो आती है वो क्या है, 1,47,000 की आएगी। बेटे अगर ये यहां पर शिफ्ट होते हैं, इसके बजाय किस पे शिफ्ट होते हैं, कोस्ट। अब हमारी इसके बजाय हम लोग किस पे शिफ्ट हो रहे हैं बेटे, मतलब इसके बजाय हम लोग किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, फीफो के बजाय हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वेटेड एवरेज पर। किस पे बेटा, वेटेड एवरेज पर। आइए जी, और वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग कितना है बेटा, 2,47,000 है ना, क्या बताइए इसमें, सॉरी 1,47,000, 1,47,000। अब देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई एनआरबी जो है वो 1,45,000 कितने की, 1,95,000 की है। इसी रेट को बेटे हमें क्या दे रखी है, एनआरबी दे रखी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, वो कितने की है बेटा, 1,95,000 की। क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे देखो बेटे पूछ क्या रहा है, डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। तो मैं वेट कर रहा हूं कि आप इसका आंसर सिस्टमेटिकली लिखेंगे, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल में जो आंसर दिया है वो सिस्टमेटिकली नहीं दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कैसे करोगे बताओ। ठीक है, तो आपको बेटे सिस्टमेटिकली इसका आंसर लिखना है, मैं वेट कर रहा हूं। पहले आप लिखेंगे फिर मैं लिखूंगा, और प्रैक्टिस इसी का नाम है जी, ऐसी प्रैक्टिस होगी। कौन कौन लिख रहा है जी, समय लिख नहीं रहे हो बेटे, लिखोगे तभी वहां पे नंबर आएंगे। 3-4 इलस्ट्रेशन है, निपटा दो फटाफट विद प्रेजेंटेशन। वो बात ही प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, क्या सच अकाउंट सच प्रोग्राम रिलेटेड टू AS1 और एज पर AS1 क्या प्रोविजन है इसके बारे में, समय लिखो ना। शानू तुम भी बेटे, और वरुण वीडियो ऑफ कर रखी है ताकि पता ना चले। हाँ जी पूछो। सर हाँ जी, सर आपने अभी कुछ लिखवाया था बोर्ड पे, एक बार वो दिखा देते क्या लिखवाया था। ये लो मैंने सिर्फ ये बात लिखी थी बस। कि सर वो कॉस्ट है, हाँ लेकिन कॉस्ट वेटेड एवरेज से ही आ रही है, फीफो से वो आ रही है। हाँ, भाई फीफो से शिफ्ट हो रहे हैं किस पे, वेटेड एवरेज पे, और हाँ फीफो के अकॉर्डिंग कॉस्ट ये आ रही है, वेटेड एवरेज से ये आ रही है। ठीक है। जल्दी करो बेटा विद प्रेजेंटेशन, और देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले क्लास में अभी भेजेगा ग्रुप में आंसर। शानू तुम भी लिखो बेटा, ये मैं सोचना ऑफिस में मेरे को चाहिए साथ साथ।
समय हैंड रेज हो रहा है, कुछ पूछना है क्या? पूछो 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 ना, मैं वेट। अनम्यूट तो हो तुम? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है मैंने, दोबारा करूं? पूछो पूछो। सर वो स्टडी मटेरियल दिखा दीजिए, अभी हमें ढूंढने में वो होगी, आप बोर्ड पे अच्छा दिखा दीजिए। ओके 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 ओके, डोंट वरी, ये लो। लेकिन इसके सॉल्यूशन पे मत जाना, इन्होंने बिल्कुल विदाउट प्रेजेंटेशन कुछ नहीं, ऐसा लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे पक्का। और मैसेज भी छोड़ दूं, अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड में देख रहा हो सीएम इंटर वाला, तो ये ना सोचे कि इस आईसीआई के स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। सर कर तो लिया। भेजो ग्रुप में, सॉल्यूशन भेजो एक बार। सर भेजना क्या है, मैं ऐसे ही पढ़ के सुना देता हूँ ना। नहीं ना, फोटो फोटो खींच के भेजो ना एक बार। सर मैंने ऐसे लिखा है, सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर AS1 अकाउंटिंग पॉलिसीज इज चेंज फॉर कंप्लाइंग लॉ, चेंज इन लॉ और कंप्लाइंग विद AS फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। और फिर नीचे क्रक्स करके लिख दिया है कि मतलब पहले यहाँ पे हम फीस यूज कर रहे थे, अब वेटेड एवरेज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो इसमें और भी कुछ है, एक बार वो पढ़ो जो चेंज इन वाला में क्या 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 डिस्क्लोजर है। सर जब चेंज इन पॉलिसी होती है तो क्या क्या सर डिस्क्लोजर होते हैं। एक में शान सर रुको एक डिफरेंस भी मिनट। दिखाना है क्या, डिफरेंस भी दिखाना है? हाँ, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं, वो चारों पॉइंट दिखाने हैं। तभी मैं करा रहा हूँ, मुझे पता है कि नहीं होगा, आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हम एग्जाम में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहती है। ओके ओके कोई ऐसा ओके बच्चा ओके। नहीं जिसे एएस अच्छे से ना आता हो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो एएस का आंसर वहां पे दे के आ पाते हैं। और फिर कहते हैं एएस मुश्किल है, एएस मुश्किल नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं करते बच्चे। शानू बेटा बोलो। वो वहाँ पे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी ना आएगा। क्या बेटे? वो तभी तो जो मैं कह रहा उन्होंने हूँ, रीजन। तभी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना स्टडी मैट में बेटर प्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप पहले 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 बना लो सारे बच्चे इसका आंसर, मैं तब एक बार करूंगा, पहले आप अपनी सोच चलाओ, मैं यही तो चाहता हूँ वो सोच डेवलप हो। फिर मैं ही कर दूंगा तो फिर आप लोग कैसे थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओगे? शुरू करूं? अब मैं करता हूँ। सर हो गया हो गया। हाँ हाँ, सर मैं भेजूँ आपको, एक बार आप चेक भेजो करें। ग्रुप में भेजो, मैं ये तो कह रहा हूँ भाई, हाथ चलाओ जल्दी। सर ग्रुप में भेजूँ? ग्रुप में भेजो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, हम ही तो हैं सब लोग। जो रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे वो टेंशन ना लें, उनको मैं क्लास में करा ही दूंगा, वो वहां से प्रेजेंटेशन मैच करें, क्योंकि वो तो कोई ग्रुप में भेज ही नहीं पाएंगे ना।
तो इसमें मैंने बस कैलकुलेट वो नहीं लिखे, कंक्लूजन नहीं लिखा अपने आंसर में। आओ अब मेरे साथ देखो कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ देखो बेटे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है जी, क्वेश्चन ये है छोटा था, हमने इस क्वेश्चन को माइंड में अच्छे से फ्रेम कर लिया, एग्जाम में कैसे करके आएंगे। दो छोटी सी बात, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पहले इस पे फोकस करो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, लास्ट लाइन, डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी होती है ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज होती है, बताओ क्या क्या होती है। नंबर 1 ओल्ड पॉलिसी क्या थी, नंबर 2 न्यू पॉलिसी क्या है, नंबर 3 रीजन फॉर चेंजेस, नंबर 4 अमाउंट, इफेक्ट करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब अगली बात पे आओ, माइक बंद रखो प्लीज, आवाज हो रही है डिस्टर्ब बीच में। अब अगली बात पे आओ, यहां पर रीजन फॉर चेंजेस का कैसे करूं भाई। ओल्ड पॉलिसी हमें पता है फीफो मेथड है, न्यू पॉलिसी हमें पता है वेटेड एवरेज मेथड है, दो बातें। तीसरी बात, रीजन का कैसे करें। क्या यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि लो चेंज हो गया, बेटे अपने आप तो हम लो चेंज करने से रहे क्वेश्चन में। क्या यहाँ पे बोल दिया कि एएस में चेंज आ गया, एएस की बात माननी है, कोई एएस में फर्दर चेंज आ गया ना, अपने आप थोड़ा ना हम कोई चेंज मान लेंगे इस तरह का। इसलिए यहाँ पर हम इस बात को बताएंगे क्योंकि वहां पर कोई भी चेंज ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चेंज इसलिए सिर्फ और सिर्फ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ही इन्होंने ऐसा किया होगा 100%, क्योंकि हमें कोई कारण नहीं बताया, तो भाई चेंज इसीलिए किया गया होगा। तो रीजन फॉर चेंजेस क्या बचा हमारा, बेटर प्रेजेंटेशन। लो का चेंज होगा तो क्वेश्चन बताएगा, एएस का चेंज होगा तो क्वेश्चन बताएगा। अगली बात, इंपैक्ट क्या होगा करंट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और आगे वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बेटे क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का कितना था बताओ फीफो में, 1,63,000, और अब कितना हो जाएगा जी 1,47,000। इसका मतलब 16,000 से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा जी, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, यानी कि करंट ईयर का प्रॉफिट भी डाउन होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक डाउन होता है तो जीपी भी डाउन होता है। जब इस साल के इंपैक्ट तो ये होगा कि करंट ईयर में प्रॉफिट कम होगा हमारा 16,000 से, लेकिन बेटे अगले साल में तो बढ़ जाएगा ना। हमारा जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले ईयर का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है। आओ जी फिर बात करें शुरू, लिखिए जरा मेरे साथ साथ, हाउ टू प्रेजेंट दिस आंसर इन एग्जाम। लिखिए बेटे, आंसर लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ, प्लीज जरूर लिखना, भले ही आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा हो, प्लीज आप लेकिन मेरे साथ साथ ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके नंबर पूरे दिलाने, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है। लिखो बेटा वहां पर, सबसे पहले सच प्रॉब्लम इज related to AS1 disclosures of accounting policies। पहली लाइन में हमने बता दिया कि ये फलाना एएस से बिलोंग करता है, और बेटे उसका पहली लाइन में पूरा नाम लिखा, बार बार पूरा नाम नहीं लिखना हमें, बाद में तो फिर हमें एएस का नंबर रेफर करते रहना अगली लाइन में। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे कोई ट्रू फाल्स वाली बात तो है नहीं, तो सीधा हम कहाँ पे आ गए, प्रोविजन पे आ गए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, बेटे जो बात AS1 में कही गई है इसके प्रति हमने उसका यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग बना दिया, AS1 में इस बात के लिए क्या प्रोविजन है। एज पर AS1 प्रोविजन, ये बात लिख देना, प्रोविजन, क्या प्रोविजन है जी। बताओ जी क्या प्रोविजन है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए पूछा तो हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाली बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एएस ये वर्ड बोलता है, एज पर AS1 प्रोविजन, इफ
policy is changed, yeah, if accounting policy is changed, yeah, if there is change if there is change in accounting policy, if there is change in accounting policy, then following disclosure are required. तो ये डिस्क्लोजर जो है रिक्वायर्ड है. नंबर 1 ओल्ड पॉलिसी. बेटा हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम. नंबर 1 व्हाट वाज ओल्ड पॉलिसी. मैंने भी तो यही लिखा था सर. हाँ मैं आ रहा हूँ बस. व्हाट वाज ओल्ड पॉलिसी. नंबर 2 what is new policy. Number 3 reasons for changes. Number 4 impact of such change on current and future years. बेटे अमाउंट भी डिस्क्लोज करनी है, उसका ध्यान रखना. और अगर अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है तो उसको उस बात को बता देना होता है कि भाई अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है. इन अमाउंट लिख लो यहाँ पे. इफ अमाउंट नॉट ascertainable, then such fact is also disclosed. तो ये बात भी डिस्क्लोज की जाएगी कि भाई अमाउंट एसर्टेनेबल नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है. ये तो बात रही AS1 में जो प्रोविजन है, क्या लिखा था. अब अगला पॉइंट आएगा इन द गिवन केस. शुरू करें. मानो आपने टिप लिया. चलो आइए जी देखिए. इन द गिवन केस बेटे 20 नंबर आएंगे कंपलसरी में. वो भी मतलब आपने इसके बदले कोई और किया तो भी आपके नंबर नहीं मिलेंगे. अगर इसके बदले कोई और किया तो इसको करो और ऐसा करो. बस 20 तो जाते ही बैठे बैठे मिलेंगे. और सबसे पहले यही करना है एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड. ये आपको टाइम भी बचाएगा, आपको हौसला भी दे रहेगा, क्योंकि ये आपका टाइम मैनेजमेंट करेगा बहुत अच्छा. आइए जी इन द गिवन केस. अब मैं इस केस की बात करता हूँ. इस केस में देखो हमने रीड कर लिया था 1,63,000 फीफो मेथड. और यहाँ पे क्या है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. लिखो इन द गिवन केस क्या. फॉलोइंग आर टू बी डिस्क्लोज्ड. इनको डिस्क्लोज करना होगा. बेटे वैसे नहीं जैसे स्टडी मेट में लिखा है सोल्यूशन. अपने ही लिखे हुए के नंबर नहीं देगा स्टडी मेट. सर स्टडी मेट में कैसे लिखा है एक बार दिखाना.
हाँ लो मैं दिखाता हूँ, लो ये रहा। सर इसने तो पैराग्राफ में छाप दिया। हाँ जी, तभी मैं बता रहा हूँ। आइए लिखिए, ओल्ड पॉलिसी, क्या नाम है इसका, कंपनी है, क्या नाम है इसका क्वेश्चन में जो ये है बिजनेस, मैसर्स प्रशांत लिमिटेड, हाँ मैसर्स प्रशांत लिमिटेड was following क्या फॉलो करी थी बोलो, फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री कॉस्ट डिटर्मिनेशन। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में यह है कि सर कि कोस्ट और एनआरबी विच एवर लेस, कि सर स्टॉक की वैल्यूएशन पे फर्क कहां पड़ा। बेटे वैल्यूएशन नहीं कर रहे हम यहाँ पे डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि चेंज होने से क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा, समझे। आइए, मैसर्स प्रशांत लिमिटेड फॉलो कर रहे थे फीफो मेथड इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। एज पर फीफो इट कुड बी रुपीज, कितना बोलो, 1 लाख, कितना था ओल्ड वाला, कितना होता भाई ये फीफो वाला, 1,63,000, 1,63,000। अगर फीफो फॉलो किया होता तो ये कितना होता, 1,63,000। बी, बट मैसर्स प्रशांत लिमिटेड shifted to new policy for inventory cost determination as per weighted average from current financial year। बेटा वीडियो ऑन रखो प्लीज। एंड एज पर वेटेड एवरेज, बेटे लिख के नहीं आते ये इसमें, मैं तुम्हें बता दूं। सर ये मेरी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है इसलिए बंद कर अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ लिख के नहीं आते ये इसमें, मैं तो बताऊं, और फिर कहते हैं नंबर नहीं आते ये इसमें खूब नंबर मिलते हैं। एज पर वेटेड एवरेज नाउ सर ये क्या लिखा आपने, शिफ्टेड टू न्यू पॉलिसी फॉर for inventories cost determination as per weighted average from current year and as per weighted average new cost of inventory, या बल्कि न्यू नहीं, रिवाइज्ड कोस्ट, क्या बोलेंगे, रिवाइज्ड कोस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम्स कितनी, रुपीज 1,47,000। भाई ओल्ड पॉलिसी से फीफो से 1,63,000 था, नई पॉलिसी से एवरेवेटेड एवरेज से 1,43,000 है। सी,
in question reason for change in law or AS not given. Hence, it seems for better presentation, purpose, company shifted to weighted average मेथड. ऐसा लगता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन पर्पस कंपनी शिफ्ट हो गई है कहां पर, नए मेथड पर जिसका नाम है वेटेड एवरेज. बेटे अब आप लिख रहे हो तो आप समझ भी पा रहे हो कि हाँ भाई लिखने में कितना डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन में कितना डिफरेंस है. समझ रहे मेरी बात. और नंबर बेटे तभी आते हैं. और हम अपने आप को कितना भी बड़ा सूरमा सोच ले कि हम लोग एएस में सब कुछ कर लिया और हम वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो नंबर की हम उम्मीद नहीं कर सकते बेटे. तो इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि एएस में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. आइए जरा नेक्स्ट डी पॉइंट. डी पॉइंट बेटे, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज. हमने एक छोटा सा हेडिंग टाइप से बना लिया. देखिए, ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर. बेटे करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखो. करंट ईयर विल बी लोअर बाई रुपीज कितना, 16,000. कैसे, फीफो से कितना आता, 163. वेटेड एवरेज से अब कितना आएगा, 147,000. तो कितने रुपए से घट जाएगा जी, 16,000 रुपए से. ठीक है. Hence, this will reduce current year profit by ₹16,000. इससे भाई करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 16,000 रुपए से घट जाएगा. कोमा हाउएवर आगे लो में तो क्या होता था, हमेशा पिछले वाली बात के अपोजिट. हाउएवर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड. बताओ बेटे कैसे बढ़ेगा ये, एज कोमा लगा के एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ईयर becomes, बोलो क्या,
बोलो जी क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो मैं अगली लाइन अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ये वाली लास्ट लाइन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स, चलो यहीं पे लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। और आपको पता है जब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक अगर फीफो से होता तो ये कितना होता जी? भाई फीफो से होता तो ये कितना होता जी? फीफो से होता तो ये होता 1,63,000। बेटा लीफो से होगा तो ये कितना होगा जी? 1,43,000। इसका मतलब क्या है कि ये इस साल का प्रॉफिट तो बढ़ा देगा लेकिन घटा देगा, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ा देगा, क्योंकि अगले साल ये कॉस्ट में पार्ट बन जाएगा। एनीवेज, तो ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आप लोग उस सीरीज में नहीं है कि जिनको एएस की प्रेजेंटेशन नहीं आती है। मैं आता हूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में और इसमें डिफरेंस? सर थोड़ा नीचे दिखाना क्या लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर के बाद में। ओपनिंग बस यहीं पे है, फुल स्टॉप। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई जी सब बच्चों को? आओ जी आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सर ये कितने नंबर का था क्वेश्चन? बेटे 20 नंबर के अंदर ये वाला पार्ट आएगा 5 नंबर का। 5-5 नंबर के 4 पार्ट हुए, ठीक है, या फिर 4-4 नंबर के 5 पार्ट हुए, इस तरह से आएगा। और ये सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम का, सबसे पहला, और वो भी करना है मैंडेटरी। ठीक है, और मैं बताऊं सबसे पहला यही क्वेश्चन करना हमें चाहिए, चाहे हमें क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा ना तो वहां पर स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं उस क्वेश्चन का, है ना। और ये स्पेस जरूर छोड़ना, क्योंकि ये तो कंपल्सरी है, चाहे अपने लिए अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिखिए ना, अगर नहीं आता है तो, क्योंकि आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं रिलेवेंट लिखोगे। जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। जगन्नाथ लिमिटेड, चलो मैं फुल स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। जगन्नाथ लिमिटेड had made a right issue। राइट इशू समझते हो? मतलब जब भी कोई नया इशू दोबारा से निकालेगी कंपनी तो वो हमेशा पहले वाले इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करती है, उसको बोलते हैं राइट इशू। अच्छा, कहते 2022 में उसने राइट इशू निकाला इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर। ठीक है, वो पहले वाले मेंबर को ऑफर करते हैं हमेशा। इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू द 31 मार्च 2022। कह रहा है कि भैया 31 मार्च 2022 को ना अब की बार हम लोग 40 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्टेड है हमारे पास, जो प्रॉफिट लगभग ऐसा लग रहा है प्रॉफिट कमा लेंगे। ड्राफ्ट रिजल्ट उन्होंने प्रिपेयर करे, मतलब बेटे ड्राफ्ट रिजल्ट मतलब एक रफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द, चलो पढ़ो पहले तुम लोग खुद पढ़ो। चलिए आप ही पढ़ाओ सर, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है। अरे पढ़ो तो सही, चिंता क्यों करते हो? सर नहीं मैं पढ़ रहा था सर, पढ़ ही रहा हूँ सर अभी। हाँ ये
चलो मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़े वर्ड्स समझ जगन्नाथ नहीं आ रहे लिमिटेड, चलो कोई नहीं मैं पढ़ता हूँ, सुनो मेरे साथ। जगन्नाथ लिमिटेड है, उसने राइट इशू निकाला। राइट इशू का मतलब आप समझ रहे हो, प्रैक्टिस पहले बताओ, आप समझ रहे हो ना प्रैक्टिस कितनी जरूरी इन एएस में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ फटाफट खत्म करके तो हम भी आगे चल सकते हैं, लेकिन बिना जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। जगन्नाथ लिमिटेड ने क्या किया, राइट इशू निकाला जी शेयर्स का 2022 में। चलो जी, और उसमें उसने बताया अपने मेंबर्स को, देखो भैया 40 करोड़ के आसपास का हमें लग रहा है कि हम इस साल का प्रॉफिट कमा लेंगे 31 मार्च 2022 तक का। चलो जी, अच्छा ड्राफ्ट रिजल्ट है जी, और उसमें क्या है, रफ बैलेंस शीट है। कह रहे उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके दिखाए। उसमें क्या किया, ड्राफ्ट रिजल्ट बनाया, उसमें लिख रहा है कमी आ रही है जी 10 करोड़ की। बोर्ड ने एमडी से कंसल्ट किया और फिर ये डिसाइड किया कि जरा एक काम करो भैया कि देखो जरा इसको क्या, इन चीजों को उन्होंने डिसाइड किया। वैल्यू कर दो ईयर की एंड की इन्वेंट्री किस पे, वर्क कॉस्ट पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। पहले समझो इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, पहले हम लोग वैल्यूएशन किया करते थे प्राइम कॉस्ट पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, मेरे को नहीं आती कॉस्टिंग लेकिन तुमने पढ़ रखी है वहां पे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट को एडजस्ट कर देते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या देती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट। तो वही वाली बात यहाँ पे कह रहा है कि हम ना एक काम करते हैं, अब की बार हम ना ऐसा काम करते हैं, ये सब ड्रामेबाजी कौन कर रहा है, एमडी बोर्ड के साथ में मिलकर के, क्या भाई स्टॉक को बढ़ा के दिखा दो 30 करोड़ का 50 करोड़, कैसे वैल्यू कर दो इन्वेंट्री को, वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर दो, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है, किसी को क्या पता। इंस्टेड ऑफ मतलब पहले पॉलिसी थी प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करने की, समझे, पहले बताओ पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने आप हो जाएगा, पहले पॉइंट को समझने पे ध्यान दो। और क्या डिसाइड हुआ इन्होंने कि हम किस तरह से 40 करोड़ का 45 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे, 40 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे कैसे, जबकि लॉस आ रहा है 10 करोड़ का, हम कैसे ड्रामेबाजी कर सकते हैं। 20 करोड़ का तो देखो बेटे डिफरेंस यहाँ पे ले आइए, है ना, 30 के बजाय 50 करोड़ पे इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करके। पहले बताओ इतनी बात तो समझ में आ रही है, बोलो हाँ, ओ हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन ही तो समझ रहे हैं, अभी तो सोल्यूशन कर ही नहीं रहे। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, और सुनो भाई एक काम और कर लो, क्या, जो प्रोवाइड करो डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पर ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन इन ग्रोस प्रोप ड्यूरिंग द ईयर, कि अब की बार जो हमने एसेट्स खरीदी हैं उन पे एसएलएम ठोक दो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यूडीवी, इंस्टेड ऑफ, अंडरलाइन करो इंस्टेड ऑफ, यानी बेटे पहली पॉलिसी क्या थी डब्ल्यूडीवी, और अब की पॉलिसी क्या होगी एसएलएम। एज ए कॉन्सिक्वेंस होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या आएगा जी, कह रहे हैं चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन 27 करोड़ का लोअर हो जाएगा जी। डेप्रिसिएशन क्या कहता है जी, एज ए कॉन्सिक्वेंस चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना 27 करोड़ इज लोअर देन द, पहले वाला कितना लगता, विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड किया गया होता तो 45 करोड़ होता अगर पहले वाले मेथड पे चल रहे होते, हैड द ओल्ड मेथड बीन फॉलोड। पता है कितने से कम हो जाएगा अब ये डेप्रिसिएशन, बेटे जब डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट उठेगा कि नहीं उठेगा, 18 करोड़। खर्चे में कहा तो तुम डेप्रिसिएशन घटा रहे थे 45 करोड़, अब तुम उसके बजाय क्या घटाओगे, पॉलिसी चेंज करने की वजह से 27 करोड़ घटाओगे बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 करोड़ का डेप्रिसिएशन कम घटाओगे। समय नहीं बताया नहीं भाई, उसको समझ में आया कि नहीं आया, शानू समय प्रिंस ओके है, प्रिंस को तो चलो एक्सप्रेशन पता चल रहे हैं कि हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरुण ओके है। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो, जब क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है बच्चों के तो एग्जाम में वो तो एएस मुश्किल बताते ही हैं। अब तुम जब पढ़ते जा रहे हो मेरे साथ साथ में, पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने का तरीका यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो सी बंचक हूँ, मैं तो रिलैक्स मोड में पढ़ रहा हूँ, तुम टेंशन लेके पढ़ रहे हो, रिलैक्स होकर पढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भैया देखो ये क्या कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक राइट इशू निकाला है, उनको शेयर होल्डर को बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि हमने प्रोजेक्टेड सरप्लस बताया 40 करोड़ का, और उसके लिए क्या लेकिन किया। सर शेयर होल्डर्स को ये सर प्रॉफिट क्यों दिखा रहे हैं, शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो उनको फिर सर हिस्सा भी देना पड़ेगा, तो इसमें तो सर इनका एक तरीका से लॉस ही है। बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत बढ़िया बात पूछी, लेकिन जरा ध्यान दो इस चीज पर। बताओ प्रॉफिट में हिस्सा कब देना पड़ता है, जब प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट कहां यस से सर। आता है, प्रोजेक्टेड से नहीं एक्चुअल से आता है।
बोलो है कि नहीं? हाँ यहाँ पे प्रोजेक्टेड है। यस सर। अगली बात, ये तो सिर्फ डिमांड जनरेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा शोर मचाएंगे, ओ बेटे हम तो 40 करोड़ वाले हैं, ओ बेटे हम तो 40 करोड़ वाले हैं, उतना ज्यादा लोग इनके पीछे भागेंगे। भाई साहब करोड़पति है भाई, 40 करोड़ वाले प्रॉफिट वाले हैं। देखा तो वहां उल्टा 10 करोड़ का लॉस आ रहा है। अंदर बैठ के बात करें मैनेजर, ओ भाई बाहर तो हम 40 करोड़ चिल्ला रहे हैं, ये क्या करें, ये तो अकाउंट्स में ना बुक्स में 10 करोड़ का लॉस आ रहा है, कैसे करेंगे, मर जाएंगे, 40 करोड़ कैसे दिखाएं। तो वो बैठ के 40 करोड़ कैसे दिखाएं, वो ये बात कर रहे हैं। 10 करोड़ के लॉस को 40 करोड़ के प्रॉफिट में, अकाउंटिंग प्रॉफिट में कैसे बदल दें कि सब लोग ना इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें। क्योंकि कई लोग जो बीकॉम भी पढ़े हुए होते हैं वो भी एनालाइज करना सीख गए, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर के शेयर के पीछे भागेंगे कि कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, एक मिनट समय, तो उन्होंने क्या किया, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करने शुरू कर दिए। उन्होंने देखा सबसे पहली बात, एक तो जी स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो एनपी बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो कॉस्ट है जो चल रही है, जिसको अभी तक की पॉलिसी क्या थी, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उस पर वैल्यूएट करने की। आप लोग उल्टा बोल दिए, प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक बढ़ेगा ना। स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ठीक होगा है, तो जीपी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तभी तो जीपी वो बढ़ेगा। वाला स्टॉक मेरे को लगा सर, शेयर वाला स्टॉक, अच्छा अच्छा ओके, जो हाँ वो वाले स्टॉक। ओके, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, आप उस स्टॉक के रेस्पेक्ट में कह रहे हो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बेटे क्या क्या ड्रामेबाजी करी देखो उन्होंने। एक काम कर भैया, पॉलिसी चेंज कर दे। अच्छा कैसे, कि ऐसे ऐसे कर दे कि प्राइम कॉस्ट के बजाय उसको ना वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएट कर दे, फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यूएट कर दे। 20 करोड़ को तो यहाँ पे जनरेट कर दिया। फिर कह रहे हैं डब्ल्यूडीबी से एसएलएम पे शिफ्ट कर दे। क्या 45 करोड़ लगता, 27 करोड़ लगेगा बस खाली, और बस हो गया काम। 18 करोड़ का डिफरेंस यहाँ जनरेट कर दिया। फिर अगली बात, पता है आपको, जैसे आप लोग गाड़ी खरीद के लाते हो या कोई भी चीज लेके आते हो तो पता है उसके साथ में सेल सर्विस फ्री होती है कि नहीं होती है? इतनी सर्विस फ्री, गाड़ी की सर्विस फ्री, 1 साल तक सर्विस फ्री है जी, या 1 साल तक गारंटी वारंटी है जी, कोई बात हुई तो वॉशिंग मशीन सही करके जाएंगे जी। बताओ बेटे, हर किसी की बाइक की सर्विस होती होगी या 1 साल के अंदर? नहीं ना, कई लोग सर्विस कराते भी नहीं है। तो कंपनी जो सर्विस करती है वो अपने यहाँ पर क्या करती है, आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस के लिए पहले से प्रोविजन बना के रखती है। कहती है भाई ये बाइक तो लेके जा रहा है, ये गाड़ी तो लेके जा रहा है शोरूम से बाहर, लेकिन क्या होगा, मान ले 1 साल के बाद में आएगा, तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकता है अपनी सर्विस कराने के लिए, और उसका खर्चा हमें करना होगा। तो एक काम करो, सारा का सारा अभी प्रॉफिट मत बनाओ। तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, प्रोविजन बनाई जाती है। समझ रहे मेरी बात? नहीं आएगी बात समझ में, बिल्कुल नहीं आएगी बात समझ में। पता है कब आ सकती है? जब आप ध्यान से सुनोगे, अब आ सकती है। सबकी टेंशन आ गई इधर। देखो इधर, अपने आप को मानो एक शोरूम वाला, तुम शोरूम वाले हो, शोरूम मतलब गाड़ी के शोरूम वाले, तुम गाड़ी के बेचने वाले हो। तुम्हारे पास में एक ऐसा शोरूम है जहाँ तुम गाड़ी खरीदते हो और बेचते हो, चाहे उत्तम टोयोटा, चाहे कोई भी मारुति का कोई भी। तुम अपने कस्टमर को क्या कह के बेचते हो, एक उसके साथ में बुकलेट देते हो कि ये बुकलेट रखो साथ में, जब आप आओगे तो हमें बता देना आपकी 5 सर्विस फ्री है या 4 सर्विस फ्री है। बेटे सर्विस फ्री दोगे उसे 1 साल तक, कि 1 साल के इतने किलोमीटर पे इतनी सर्विस, इतने किलोमीटर इतनी सर्विस, ऐसा होता है। तो वो सर्विस क्या, वो उसी के लिए तो फ्री है, तुम्हारे लिए थोड़ा ना फ्री है। तुम तो सेलर भले ही हो, तुम्हें कॉस्ट तो खर्च करनी है ना। बाद में जब वो सर्विस कराने आएगा तो उसका इंजन ऑयल चेंज करोगे, उसके उसके लिए अपने वर्कर को बोलोगे चल भाई फटाफट इसके नट बोल्ट टाइट कर और ये सब चीजें कर, वहां पे वॉशिंग करेंगे, साबुन लगेगा, बहुत सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर कुछ खर्चे होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रोविजंस बनाते हैं कि नहीं बनाते? पहले बताओ। गाड़ी बेचने वाला पक्का प्रोविजन बना के चलता है, भाई इतने पैसे उठा के रखो, अभी इसको प्रॉफिट मत मानो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मान के चलो। तो वो कहते हैं कि क्या, कि इस बार से हम एक काम करते हैं, छोड़ना, प्रोविजन हटा दे, प्रोविजन हटा दे। जब खर्चा नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। देखो अगली लाइन क्या कहता है। तीसरी बात उन्होंने क्या डिसाइड किया आपस में, भाई वीडियो ऑन करो भाई, नोट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस। आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस कहते किसे हैं, जब सेल हो गई गुड्स की फिर भी उस पर खर्चे हो रहे हैं ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, कि हम कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे वारंटी पीरियड में होने वाले खर्चों का, टिल द लास्ट ईयर। जैसे कि लास्ट ईयर तक क्या होता था, प्रोविजन बनाई जाती थी 2% की, जितने रुपए में गाड़ी बिकती थी उसका 2% उठा करके प्रोविजन बना दिए जाती थी। 2% ऑफ सेल्स यूज्ड टू मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट। बस मतलब सीधी सी बात है कि भाई अगर मान लो कुछ बात हो जाए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए प्रोविजन बनाई जाती है। कह रहे जैसे पिछले साल तक बनाते थे 2%, अब की बार हम बनाएंगे नहीं, खर्चा होगा नहीं, प्रॉफिट उठ जाएगा,
पहुंचा देंगे जी। बोर्ड नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। इन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, अब से हम इस साल से पॉलिसी एक और चेंज करेंगे। बताओ पहली पॉलिसी इन्होंने चेंज क्या की थी? पहली पॉलिसी चेंज की थी कि हम इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करेंगे प्राइम कॉस्ट के बजाय वर्क कॉस्ट पे। अच्छा, उससे डिफरेंस कितने का है? 20 करोड़ का। फिर उन्होंने पॉलिसी चेंज की क्या कि हम डब्ल्यूडीवी से ले जाएंगे एसएलएम पे, उससे डिफरेंस कितने का जनरेट कर लेना उन्होंने? 18 करोड़ का। अगली बात कि पिछले साल तक हम 2% प्रोविजन बनाकर चलते थे सेल का, रिपेयर वगैरह खर्चे वगैरह के लिए, ठीक है। कह रहे हैं अब की बार से हम प्रोविजन बनाते नहीं है, जब एक्चुअल बेस पे खर्चे हो करेंगे वहीं पे पे क्या करेंगे। इससे डिफरेंस कितना हुआ ये निकालना पड़ेगा। सेल इस साल 600 करोड़ की थी, तो 600 करोड़ का 2% कितना होता है जी? कौन बताएगा जी? कौन है बहादुर बच्चा जो इतनी मुश्किल कैलकुलेशन मुझे करके बताएगा? बताना जी। कोई नहीं है? 12 करोड़। 12 हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे 600 करोड़ का 2% मतलब 12 करोड़ की प्रोविजन इस बार नहीं बनेगी और हो गया जी काम। मतलब जो जो ड्रामेबाजी चल रखी थी, जो जो एक्चुअलिटी चल रखी थी, उसको हटा करके ड्रामेबाजी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक्चुअलिटी में तो 10 करोड़ का लॉस था और बाहर शोर मचाना है 40 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, ताकि सब लोग कहें अरे बाप रे ये तो बड़ी कमाई करने वाला है, इसकी कंपनी के शेयर खरीदो जी। इसी को बोलते हैं बेटे विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? सजा धजा के दिखाना। आओ जी नेक्स्ट। सर ऐसे तो हम इन शेयरों में इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा ही लॉस ले लेंगे हम तो। अब तो क्या सर होता है ना, इन सब चीजों सुनो को तो सुनो एक सुनो सीए पकड़ एक सकता है बस। इनकी लाइन यही बता रहा हूं। इसी वजह से AS1 ने कहा डिस्क्लोज भी करना पुरानी पॉलिसी से तुमने क्या पॉलिसी चेंज की, उसका क्या इंपैक्ट आया, ताकि जिसने सीए नहीं भी की है, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ प्रिंस, सिर्फ सीए समझ सकता है, जिसने सीए नहीं भी की है उसको भी पता चल जाए कि भाई इसमें इतना डिफरेंस तो जो प्रॉफिट में उछाल मार रहा है ना, ये इन पॉलिसी चेंज करने की वजह से मार रहा है। ये जो उछाल लगा है वो इस वजह से लगा है कि तुम हवा देखो, इसमें हवा कितनी भर रखी है प्रॉफिट में। ठीक है प्रिंस? सर एक चीज, पूछो पूछो। तो सर जैसे किसी कंपनी का शेयर है, अब जैसे एक कंपनी है उसका शेयर है सर, वो रोज हम 100-200 एएस से रुपए हम एएस से हट रहे हैं, मैं जी भर के आंसर दूंगा 2 मिनट के लिए बस, ये क्वेश्चन वरना लिंक टूट जाएगा तुम लोगों का। तुम्हारे लिए क्या ठीक है सर। है ना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं। अगला पॉइंट पढ़ो। हाँ बताओ हाँ। 3 चेंज तो इन्होंने ये किया, 10 करोड़ के लॉस को पहुंचा दिया, ड्रामेबाजी कर करके 40 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचाना चाह रहे हैं। अब 3 तो इन्होंने ड्रामे करे, 3 पॉलिसी चेंज की। पहला क्या चेंज कि हम प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएट करेंगे, 20 करोड़ का डिफरेंस आ गया। ओल्ड पॉलिसी क्या थी? प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएट करना। नई पॉलिसी क्या है? वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएट करना। डिफरेंस क्या है जी? डिफरेंस क्या है जी? 18 करोड़, वो 20 करोड़ का। ठीक है ना। रीजन फॉर चेंज क्या है? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। सेकंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन। ओल्ड पॉलिसी क्या थी? डब्ल्यूडीवी। नई पॉलिसी क्या है? एसएलएम। वही क्वेश्चन जो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब देखो कितना आसान लगेगा। ओल्ड पॉलिसी क्या थी? डब्ल्यूडीवी। नई पॉलिसी क्या है? एसएलएम। है ना। रीजन फॉर चेंजेस फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, है ना, क्योंकि लो तो कहेगा नहीं, है ना, कि तुम बेवकूफ बनाओ ना, एएस कहेगा, है ना। बस अपने मन से बेटर प्रेजेंटेशन नाम रख करके सब चेंजेस करते हैं। फिर अमाउंट क्या, इंपैक्ट क्या है? 18 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नोट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंस। ओल्ड पॉलिसी क्या थी? प्रोविजन फॉर सेल्स एक्सपेंस बनाना, आफ्टर सेल्स एक्सपेंस बनाना। नई पॉलिसी क्या है जी? प्रोविजन को एक्चुअल बेस पर पेमेंट करना। ठीक है ना। इंपैक्ट क्या है जी? उससे जी 12 करोड़ का इंपैक्ट आएगा जी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद है आपने ये 13 पढ़ा है, और वहां पे क्या पढ़ा है कि अगर लॉन्ग टर्म हो तो परमानेंट चेंज आए सिर्फ तभी उसको चेंज कीजिएगा। यहाँ पे देखो क्या है, अगर परमानेंट फॉल आए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को घटाना। नेक्स्ट, विच फॉल हैड टेकन, और वो हो गया पिछले 5 साल से परमानेंटली घट गया है। ठीक है ना। ओवर 5 इज द प्रोविजन बीइंग 10 करोड़। A chief accountant of company, as a chief accountant of company, you are सर ये asked। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। इसमें उन्होंने थोड़ा वो किया है कि भाई परमानेंट फॉल जो हो जाए उसके लिए प्रोविजन बना देना, और पिछले 5 साल में परमानेंट जो फॉल हुआ है 10 करोड़ का, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ही प्रॉफिट को बढ़ा नहीं रहे, उल्टा घटा रहे हैं। नेक्स्ट, एज ए जी सर। चीफ, हाँ, जब इतनी सारी चोरी करेंगे तो एक आध चोरी का सामान वापस करके ये कहेंगे ना कि हम चोर नहीं है, तो वाला काम इन्होंने किया पॉइंट नंबर 4 में। बचपन में चोरी की है घर में, और हम लोग खूब खाने पीने की चीजें उठाते थे,
4-5 चीजें उठाई, आ गई मम्मी, पकड़ लिया, लड्डू दिखा, कहाँ लेके जा रहा है, गंदी बात, इतने सारे खाएगा। हमने तीन लड्डू उठाए, एक वापस कर दिया, तो हम बच गए ना। तो वाला काम किया है पॉइंट नंबर 4 ने। नेक्स्ट, अब तुमने नहीं खाया तो बेटे मैं कह नहीं सकता, इसके लिए जरूरी है तुम एक बार ट्राई करो। नेक्स्ट, एज ए चीफ अकाउंटेंट ऑफ कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब चीफ अकाउंटेंट आप हो और एमडी ने ये साजिश कर ली और आपसे कह रहा है टू ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट फॉर 2021-22। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कॉस्ट अकाउंटेंट, आप बैठे हो कंपनी में और आपके एमडी आपको कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी हमें करनी है। बेटे एमडी ने जो ड्रामेबाजी करवानी थी वो तो कर ही देंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, लेकिन AS1 की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? यस मानेंगे। आपको डिस्क्लोजर करना होगा, जो जो पॉलिसी चेंज हुई और उनकी वजह से जो इम्पैक्ट आया वो आपको डिस्क्लोजर करना होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, अब इस पे आते हैं जी कि भाई एज ए चीफ अकाउंटेंट नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या चीज आप एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करोगे। एनुअल रिपोर्ट मतलब बेटे आईटीआर के साथ में, मतलब आईटीआर से पहले एनुअली बैलेंस शीट जाती है सीए से अटेस्ट होकर के, और उसके साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी जाएगी। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में जो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट, क्या चीज वहां पर लिख के आओगे। बात समझ में आ रही क्वेश्चन की? सर हमें क्वेश्चन सीधा सीधा क्यों नहीं देता कि तुम डिस्क्लोजर कर दो रीजन फॉर मतलब इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस? नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन ऐसा थोड़ा आएगा, मार्केट में आप सीए बन के और सीएमए बन के बैठे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा पूछेगा, बताओ अगर एएस ऐसा करता है, बताओ ऐसा चेंज होता है तो एएस क्या क्या कहता है। ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि भैया ये चेंज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपने कर दिया चेंज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक होता है प्रैक्टिस में, एक होता है जो जॉब कर रहा है। ये बात हो रही है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो कंपनी में बैठा है और एज ए अकाउंटेंट बात कर रहा है। वो वहां पे ऑडिट नहीं करता, वो उसका एम्प्लॉय होता है, उसको कोई राइट नहीं है उस कंपनी का ऑडिट करने का, ध्यान रख लेना। तो वहां पर जब बैठे हम लोग और हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेटे हम उनके अकाउंट तो बना देंगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट भी तो हमें बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं? बिल्कुल बनाने हैं उसको, वरना फिर हम किसी और सीए के यहाँ पे जाएंगे ऑडिट कराने के लिए, फिर वो चेक करेगा, फिर हमें डांट लगाएगा। तो हमें क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करके जाने हैं। क्या फिर उस नोट्स टू अकाउंट्स में इन सब बातों के लिए आप क्या डिस्क्लोज करोगे, क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है। लॉजिक समझ में आया? ये केस स्टडीज होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जब आप उनको इस तरह से पढ़ो, जैसे मैं अब आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बातें करते करते कि बेटे देखो कंपनी ने ये फ्रॉड कर दिया, कंपनी में ऐसा हो गया। जब आप उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे तभी एएस में मजा आएगा, वरना आप भी उसी लाइन में लग जाओगे, वरना कि सर एएस तो भारी होते हैं, जबकि ये सबसे आसान होते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप अब इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हो और ये बात ये साबित करेगी कि आपको एएस पूरी तरह से आए हैं कि नहीं? मैं वेट कर रहा हूँ जी, कौन सा बच्चा इसकी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन अब करके दिखाएगा जी, मैं वेट कर रहा हूँ। और तुम चाहो तो लो मैं तुम्हें सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इसका। सर सॉल्यूशन नहीं सर, क्वेश्चन ही दिखा दो। वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट दिखाओ सर पहले। अब तुम लोग वो भी सीख रहे हो, जो चीजें ये लोग अगर देखा जाए तो सीखने की बात है, हम इसमें क्या क्या चीज नहीं सीख सकते कि किस तरह से फ्रॉड को जनरेट किया जाता है बुक्स में, बुक प्रॉफिट जनरेट करके किस तरह से डमी बुक वैल्यू जनरेट की जाती है, जिससे कि मार्केट में सबको लगे अरे ये तो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आप क्या नहीं कर सकते प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? खर्चे घटा दो, बस घटाने के तरीके होते हैं, और वही यहाँ पे हुआ है जी। देखते हैं कौन बच्चा इस केस स्टडी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बताता है।
क्या सोच के आए थे सर आज सर AS2? इसमें चारों पॉइंट को अलग अलग से डिस्कस करें। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि सब में बाबू पॉलिसी चेंज हुई है। पिछले क्वेश्चन तक एक आध क्वेश्चन में पॉलिसी थी, वरुण तुम्हें नींद आ रही है बहुत ज्यादा, तुम ना सो जाओ, सुबह से लगे पड़े हो क्लास में। अगर दिक्कत हो रही हो मैं बैकअप में चला दूंगा, लेकिन इसको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। हाँ जी, इसको तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है शायद। अच्छा हाँ चलो बेटे जल्दी जल्दी सर करो। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया हम तो फिर ही लिखेंगे तो आधा घंटा तो पेपर के ही निकल क्वेश्चन आ रहे जाएगा। हैं, अभी तुम इसे करो फिर मैं पिछले वाले अटेम्प्ट के क्वेश्चन दिखाता हूँ। और इसमें घबराने आधा वाली बात घंटा नहीं है, तो घबराने वाली तो बात है ही नहीं। हमें क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैंने क्या कहा था हमेशा कि बच्चे फेल इसलिए होते हैं उन्हें क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आता। आधे से ज्यादा बच्चे पास हो जाए अगर उन्हें क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तुम्हारा वेट करो, मैं आंसर करके मेरे को ग्रुप में भेजोगे प्रेजेंटेशन करके। मैंने कहा था ना इस बार तुम्हें एएस बड़े धांसू वाले कराऊंगा, बहुत कम मैंने लाइफ में एएस में इतनी गहराई रखी है। मजा आ जाए अगर बच्चों ने इस क्वेश्चन में अल्टीमेट वाली प्रेजेंटेशन कर दी। चलो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ।
ऊपर कर दिया मैंने प्रिंस, तुम यही कह रहे थे ना? यस सर, मैं वही बोल रहा था सर। हाँ हाँ। बेटे किसी का सोल्यूशन नहीं आया अभी मेरे पास। सर अब रुक जाना अभी 1 मिनट मैं सर, रुको, प्रॉपर करने में बेफिक्र थोड़ा रहो, सा टाइम लगेगा। तसल्ली से, आज यही होगा, चिंता मत करो, एक एक क्वेश्चन को रगड़ेंगे बढ़िया तरह। ऐसा क्यों लग रहा है, सब लोग सो गए? आओ जी, चलो मेरे साथ साथ करो। सर मैंने भेजा, एक बार ओके।
बहुत बढ़िया, गुड। प्रिंस तुम भी भेजो, प्रिंस, शानू, समय, प्रिंस क्या नाम, शानू, समय और वरुण। शानू, समय, वरुण तुम भी भेजो ना। और मैं लिखना शुरू करता हूँ। आज बेटा बिल्कुल सही, बढ़िया एकदम। वही तो चाह रहा हूँ मैं कि ये चीज आ जाए एक बार अंदर, क्योंकि कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा, नंबर क्यों नहीं आ रहे, पढ़े भी सही थे, ये रीजन रहता है। और मैं इस बार से इस रीजन पे खुद वर्क करना चाहता हूँ कि क्लास के अंदर ही सब चीज में करें। आओ जरा, आंसर नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर है। देखो जी बेटा, एक लाइन जरूर छोड़ो, ठीक है प्रिंस। सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, फिर उसका नाम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हमने छोड़ दी एक लाइन, चाहे दो दो लाइन छोड़ के भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा था, उसके 74 मार्क्स थे, वो नलायक की राइटिंग इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, मेरे से भी खराब थी, ऐसा लगता था जैसे मच्छर पे फिनिट मार दिया हो, लेकिन उसके 74 आए थे फिर भी। मैंने उससे बस एक ही चीज कही थी, तू खुला खुला लिखना, वरना तेरा राइटिंग मेरी जैसी रही तो फिर दिक्कत रहेगी। तो उसने खुला खुला लिखा, उसको बहुत अच्छे नंबर, 74 कम नहीं होते बेटे उसमें। एनीवे, सच प्रॉब्लम रिलेटेड टू AS1 फिर हमने बता दिया यहाँ पर, एज पर AS1 प्रोविजंस, AS1 की जो प्रोविजंस हैं वो हमने यहाँ पर बता दी। फिर हमने लिखा, इन केस ऑफ चेंजेस इन पॉलिसी following disclosures are required. ये डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, ओल्ड पॉलिसी फॉलोड, न्यू पॉलिसी फॉलोड, न्यू पॉलिसी reasons for changes number 4, impact of changes of policy in current and future। ध्यान रखना, जब तक खुद को अच्छा नहीं लगेगा हम सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते कि उसको अच्छा लगे, तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो। उसका क्या इम्पैक्ट होगा करंट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और फ्यूचर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और क्या है प्रोविजन के, यहां से रिलेटेड एक और लाइन लिखी जा सकती है, पॉलिसी, ये भी AS1 के प्रोविजन के अंदर है, पॉलिसी में बी चेंज्ड। बेटे ये बात भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ओनली फॉर नंबर 1 कंप्लायंस ऑफ लॉ और
सबके बीच में और है यहाँ पे, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सबसे लास्ट वाला लाइन, बेटा बाकी बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखी है प्रिंस के अलावा, बेटा वीडियो ऑन करो, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये बताया कि भाई ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड है। फिर हमने दूसरी बात बताई एएस 1 के प्रोविजन कौन कौन से हम यहाँ पे देखेंगे जो इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। सारा एएस मत लिखने बैठ जाना, जो रिलेवेंट पार्ट है सिर्फ वो लिखना होता है वहां पे प्रोविजन। यही प्रेजेंटेशन आपके लोग के पेपर में भी होती है, ध्यान रखना। एज पर सेक्शन दैट, फिर प्रोविजन बता दिया और फिर अपना केस शुरू कर गए। इन द गिवन केस following disclosures are required to be followed, required to be made in notes to accounts by the chief accountant. चीफ अकाउंटेंट कौन कौन से डिस्क्लोजर्स के हैं? नंबर 1 ओल्ड पॉलिसी। अब क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आइटम है इसलिए मैंने सभी आइटम के लिए ओल्ड पॉलिसी यहाँ पे इकट्ठा वर्ड लिख दिया और अब मैं उनके बारे में बताना शुरू करता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या था बताओ, ए पॉइंट, इन्वेंट्री was being valued at prime cost। बेटा यहीं पे ही कहीं मैं फिर दूसरा वो बना दो, यहीं पे ही थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं नए वाला वो भी बना दूं ताकि मैं साथ साथ लिखता चलूं। न्यू पॉलिसी साथ साथ में इसी की नई बात भी लिखता चलूं। ए इन्वेंट्री न्यू पॉलिसी फ्रॉम करंट ईयर, फ्रॉम करंट ईयर। इन्वेंट्री is to be valued at work cost। बेटे अगली बात, ये लो भाई प्रिंस तो घूमने निकल गया, गंदी बात। आओ जी। अरे सर घर पे बहुत सारे लोग आए चलो हुए हैं चलो, तो अच्छा उनके चलो, लिए कुछ लेने जा रहा ओके ओके ओके। नमकीन बिस्किट दुकान से हम भी ऐसे लाते थे जब हम छोटे थे। आओ जी। हूँ सर। चारों बहन आई हुई हैं, उनके दो दो बच्चे। अच्छा ठीक है, चलो करो, आप कर लो। आओ बेटा। सर ये बेटा क्या कह रहा है? इन्वेंट्री के बाद में अगला नंबर किसका है जी, जल्दी बताओ। इन्वेंट्री के बाद में अगला नंबर है डेप्रिसिएशन का, सेकंड पॉइंट। तो इसके बारे में लिखो, डेप्रिसिएशन was being charged by WDV method। बी पॉइंट इधर न्यू पॉलिसी में डेप्रिसिएशन is to be charged, बताओ बेटे, बाई
SLM straight line method. नेक्स्ट सी पॉइंट। बेटे अगला कौन सा पॉइंट दे रखा है हमें डेप्रिसिएशन के बाद में? अब हमें दे रखा है आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस की प्रोविजंस के बारे में। देखिए 2% ऑफ सेल्स was being provided for आफ्टर सेल्स एक्सपेंस। बेटे वैसे नंबर नहीं मिलेंगे जैसे कि इंस्टीट्यूट ने आंसर दे रखा है, नंबर ऐसे मिलेंगे। आओ जी, नाउ नो प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल्स expenses is required to be made only on payment basis। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही बातें होंगी। बेटा डी पॉइंट क्या है जी? नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैड टेकन प्लेस ओवर पास्ट 5 years। कितने का? 10 करोड़ का। डी पॉइंट, देयर वाज नो policy to account for permanent fall in value of investment। कि भाई पहले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि जिससे हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो परमानेंट फॉल आया है उसको हम अकाउंट फॉर कर सकें। टी पॉइंट, नाउ देखो क्या रहे हैं, इसको ढंग से पढ़ लो एक बार। परमानेंट फॉल को प्रोवाइड करेगी, ठीक है जी। नाउ in accounts permanent fall in value of investments to be recognized। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। बेटा आपने ओल्ड पॉलिसी क्या थी ये बता दिया, नई पॉलिसी क्या है ये भी बता दिया, रीजंस फॉर चेंज अब हमें ये बताना है जी ये पॉलिसी के चेंज होने में क्या कारण है। सिंस nothing given hence it seems for better presentation for better presentation। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा इसका प्रेजेंटेशन का,
नंबर 4, नंबर 4 लिखो जी। इम्पैक्ट, बेटे एग्जाम में आपको एक ही कलर के पेन से डालनी है सारी चीजें। सर इम्पैक्ट दोबारा दिखा दीजिए थोड़ा सा। ऑन करंट ईयर, दिखाता हूँ बेटा, एंड फ्यूचर ईयर्स। अब तो शानू तुम ऑफिस में हो तो वहां पे बैलेंस शीट बनाओगी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, उसके नोट्स तो अकाउंट्स में तुम्हें चीजें देखना जी होंगी सर मेरी। देखे हैं, वेरी गुड। ड्राफ्ट की थी ना बैलेंस शीट तब देखे थे। एक्सेल में ड्राफ्ट कर रहे हो, एक्सेल में ना? जी सर। वेरी गुड। कोई फॉर्मेट चाहिए तो बता देना, मेरे पास में है। ओके सर। आओ बेटा, इम्पैक्ट ऑफ करंट ऑन करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। लो बच्चों बताओ बेटे, अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, हर चीज का इम्पैक्ट बताना है। बताओ सबसे पहले क्या था हमारा जो चेंज था पॉलिसी का, वो किस चीज का था? यहाँ पर वर्क कॉस्ट वाला, याद है? ओल्ड पॉलिसी क्या थी? वर्क कॉस्ट पे, प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन करेंगे। नई पॉलिसी क्या है? वर्क कॉस्ट पे। बेटे एक एक का डिफरेंस करना है, ABCD चारों का डिफरेंस यहाँ पे बता देना अमाउंट की फॉर्म में, और अगर अमाउंट एसरटेनेबल नहीं होगी तो हम उस बात को बता देंगे। बेटे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद प्रेजेंटेशन से ट्राई करोगे। आइए जी। due to change from प्राइम कोस्ट, या सीधा सीधा लिख दो ना, अमाउंट लिख दो, क्योंकि हमने ये सब कथा तो लिख दी थी। बताओ बेटे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? ओल्ड में क्या था? ओल्ड में क्या था हम क्या बताएं? ओल्ड में जब प्राइम कोस्ट थी तो कितने का होता? ओल्ड वैल्यू, बताओ भाई। डिफरेंस, भाई प्राइम कोस्ट पे वैल्यूएट कर रहे थे ना पहले हम, तो कितने का वैल्यूएशन वैल्यूएशन होता? ये होता जी 30 करोड़ का है, नहीं? हाँ, 30 CR 50, हाँ 30 था। माइनस 30 CR, इम्पैक्ट क्या होगा बताओ? डिफरेंस इज इक्वल टू 20 CR से क्या होगा बताओ? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? विल बी इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट ईयर एंड डिक्रीज इन नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में बढ़ जाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर में घट जाएगा, क्यों बेटे? करंट ईयर का स्टॉक देखो यहाँ पे, बिकॉज करंट ईयर इन्वेंट्री, करंट ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक becomes ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। बेटे मुझे पता है हो सकता है एक आधा बच्चा लिख भी ना रहा हो, प्लीज ऐसा मत करना, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा एग्जाम के लिए। आइए जी, बी पॉइंट, फिर क्या था हमारा? डेप्रिसिएशन का, WDV से SLM पे डिफरेंस 47 कितना था? 47 समथिंग था ना, क्या था जी? अरे ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, देखना ऑडियो सही आ रही है ना? अभी तार हिला है मेरे से, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, ऑडियो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके है। अच्छा बेटा, 45 CR माइनस 27 CR, याद करोगे? सर ने ये कराए थे। आओ जी, डिफरेंस कितने का है? 18 करोड़। 18 करोड़ का जो डिफरेंस है क्या होगा? करंट ईयर प्रॉफिट विल बी increased and will be decreased
इन फ्यूचर ईयर्स, क्योंकि बेटे डेप्रिसिएशन तो अभी लगा लो या बाद में लगा लो, अभी तुमने कम लगाया तो बाद में तो लगेगा ना। अगला जो डिफरेंस था वो हमारा किसका था, आफ्टर टैक्स एक्सपेंस का, सी डिफरेंस बेटे 600 करोड़ का 2% इज इक्वल टू 12 करोड़। प्रॉफिट will be increased by 12 crore in the current year। फिर कहते हैं सर ये इसमें नंबर नहीं आते। अब तुम अगर ऐसा छाप आए ना वहां पे, नंबर पीछे पीछे चले आएंगे। अगला पॉइंट, डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस दिख रखा है यहाँ पे साफ साफ, डिफरेंस इक्वल टू 10 करोड़। यहाँ पे ये मत कहना कि घटना चाहिए नहीं घटना चाहिए, बस इतनी बात बतानी इम्पैक्ट क्या है। प्रॉफिट कॉमा लगा के, प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹10 करोड़। लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो। तो मैं मानूं सबने टिप लिया, जल्दी बोलो। ओके कह रहे हैं सर हमने लिख लिया सर। लिख लिया। चलो जी, सर अब एग्जाम में ऐसे ही यही क्वेश्चन आ जाए ना फिर तो मजा आ जाएगा। ऐसे ही आएंगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ऐसे ही आएंगे। लेकिन तुम्हें भी इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी, तुम ऐसे ही लिख के आओगे वहां पे। ये देखो प्रिंस के पीछे छोटा बच्चा थम्स अप लिए बैठा है, थम्स अप पे कोका-कोला है लड़के, आओ जी। बेटे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग खुद करोगे विद प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बस 3, देखो 3 ही क्वेश्चन बचेंगे इसमें, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने घर के लिए होमवर्क छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग इसको विद प्रेजेंटेशन करके मुझे ग्रुप में भेजोगे आंसर, नहीं तो देख लो फिर अगली क्लास में फिर AS1 चलेगा। देख रहे हो, अगर मैं आपको ऐसे ही करा दूं आगे कि चलो भाई हो गया काम, तो पता है आपका, सर अब आप खुद सोचो, बिना करे बिना प्रेजेंटेशन किए आप ले आते क्या नंबर? ला ही नहीं सकते थे AS1 में इस तरह से। हाँ बेटा पूछो। सर वो ओल्ड पॉलिसी का जो डी पॉइंट था ना वो मेरा छूट गया था, एक बार दिखा दीजिए वो। अच्छा मैं PDF भेज देता हूँ ना, चिंता क्यों करो। ओके सर, PDF सेंड कर दीजिएगा। चलो अब बाकी के AS भी हमें ऐसे करने हैं एकदम तसल्ली पूर्वक। अगली क्लास से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टार्ट होगा जी, ठीक है। चलिए ओके देन, बाय बाय बच्चों।